प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो सीट जारी किया गया लेटेस्ट, उसका सॉल्यूशन लेकर आपके बीच में आए। ये क्वेश्चन आप अच्छा से देख लीजिएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो एग्ज़ाम लेने का रवैया है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना बहुत पहले था, लेकिन एग्ज़ाम बहुत काफ़ी लेट से हो रहा है, हमें लगता है मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन उठा के दे देगा, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन बनाने का टाइम ही नहीं है। सोचिए सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम कब हो चुका है, और आप लोग तो ऑलरेडी 12th क्लास में लगभग 10% पढ़ाई कर चुके हैं, तब जाके आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको अच्छे से देख लेना। इसके अलावा भी आपको देखना है, लेकिन इसको ज़रूर देख लेना। तो चलिए आपको मॉडल सेट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता विच एमंग द फॉलोइंग इज़ ए नॉट बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का बेसिक यूनिट कौन सा नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है टाइम, दूसरा टेम्परेचर, मोमेंटम और मास। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई यूनिट नहीं है, सारा फिजिकल क्वांटिटी है। मैं तो क्वेश्चन पर कंप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ लिखना चाहिए था कौन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, कौन बेसिक क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं। ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल बेसिक है, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी ओमार शीट में आपको सी भरना है। द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज। प्यारे बच्चों, सारे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है और वो वर्क के बराबर होता है। यहाँ कहता है क्या, फोर्स, प्रेशर, वर्क, मोमेंटम। जवाब होगा सी, मतलब दो का भी सी होगा। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, चाहे वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, चाहे किसी टाइप के एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, सबका सेम होता है, ml² का पावर -2 होता है। तो अच्छे से देख लीजिए इसको भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। मतलब ये कार जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है और 5 सेकेंड में उसका पिकअप हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है बताओ उसकी क्या होगा एक्सेलरेशन। तो आप ही ज़रा सोचिए, कार यहाँ से चलना स्टार्ट किया यानी रेस्ट से, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और 5 सेकेंड के बाद इसका रफ्तार हो गया है 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्वाभाविक है एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। आप लगा दीजिए सिंपल सा फॉर्मूला, v = u + at, और यहाँ आगे बढ़ाइए। u का वैल्यू 0, v का वैल्यू कितना बच्चों, v का वैल्यू है 30, वो 30 पकड़ चुका है, और ये निकालना है, टाइम हो गया 5। तो लीजिए 30 = 5a, तो यहाँ से आप a = निकालो 30/5, यानी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका डी, तो इसको डी भर दीजिएगा, बहुत ही बेसिक है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कहता है इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल टू द मोशन विथ। प्यारे बच्चों, 4 वो इक्वेशन अप्लाई करते हैं। v = u + at, v² = u² + 2s, s = ut + ½ a², sth = u + a/2 to t - 1। ये सारे इक्वेशन तो अप्लाई होता है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए उसका नाम ही होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कब अप्लाई होगा, क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं। जवाब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन सारे इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, जैसे v = u + ad है, या v² = u² + 2s। इस प्रकार जो 4 इक्वेशन आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का, वो तब अप्लाई होता है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। व्हेन ए फोर्स इज अप्लीकेबल टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन। बड़ी सीधी सी बात है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और इधर से आप फोर्स लगा देंगे, तब तो इसको सपोर्ट मिल गया ना, तो यानी इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहता है व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया गया, तो कहता है व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन। बोलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उसके डायरेक्शन में हमने लगा दिया, डिक्रीज तो होगा नहीं, इसलिए आंसर होगा इंक्रीज। तो आप ए ऑप्शन भर देंगे ओमार शीट में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए क्या बोल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
यानी मोशन हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। सपोज करो कोई कार चल रहा है, कोई कार चल रही है और उसकी एक्सेलरेशन फिक्स है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, तो भाई टाइम के साथ इसका कैसा रिलेशन है? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ इसका कांस्टेंट रिलेशन हो गया। क्या था? लीनियर रिलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट। क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है। कहता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, तो टाइम के साथ कैसा रिलेशन है? टाइम बढ़ रहा है 12:02, 3 मिनट, 4 मिनट, लेकिन एक्सेलरेशन बार बार वही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज एग्जाम्पल। तो टाइम के साथ कैसा रिलेशन इसका है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कांस्टेंट। अगर मान लो कभी 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तब ना वेरिएबल होता, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ कांस्टेंट रिलेशन, यानी ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। देखो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस निकालते हैं तो हम लोगों के पास में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आपसे पूछता है रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? आप यहाँ सोचिए कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कितना डिग्री पर होता है? कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितना डिग्री पर होता है? अगर हम कॉस 0 डिग्री डालते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होता है, जो कि मैक्सिमम है। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, तो ये सोचो कॉस मैक्सिमम कितना डिग्री पर होता है, तो पता चला 0 डिग्री पर। इसका मतलब जब 2 वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा तो दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर रिजल्ट निकलता भी है a प्लस बी, इसलिए मैक्सिमम होगा 0 डिग्री पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी आसान क्वेश्चन यार। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, बताइए डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। जैसे अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है? ए बी cos थीटा। ये एक्स्ट्रा बात बोल दे रहे हैं, इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इन द प्रोजेक्टाइल मोशन? प्यारे बच्चों ये तो बहुत ही आसान है। कितना डिग्री पर फेंकने से सबसे दूर जाएगा? तो होगा 45 डिग्री, वो होगा 45 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम। अगर कोई बच्चा लोग रहा हो कैसे सर, तो यहाँ फील ले लो, यहाँ फील ले लो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अब जरा सोचिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पर मिलेगा? तो जवाब है 90 डिग्री पर, लेकिन यहाँ ऑलरेडी साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा है तो थीटा यहाँ पर कितना डालेंगे? 45, तब ना होगा साइन 90 और इसका वैल्यू 1 होगा और क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, यानी 45 डिग्री। ये बहुत ही फेमस है, सब लोग जानता है इसको। अगला आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन? कान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में गौर से समझिएगा। अगर मान लो एंगल थीटा है, वेलोसिटी u है, तो इधर हो जाएगा u cos थीटा, इधर हो जाएगा u sin थीटा। प्यारे बच्चों जरा सुनो, वेलोसिटी चेंज होते रहता है, हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, लेकिन पूरे मोशन में एक्सेलरेशन रहता है कांस्टेंट, और वो हमारा कैपिटल जी स्मॉल जी के बराबर होता है, यानी एक्सेलरेशन पूरा मोशन में कांस्टेंट रहता है। हम टॉपिक का सिंपल जवाब आपको दे रहे हैं कि इस केस में एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, क्या कहते हैं? क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ? कोई बच्चा सोचता होगा सर न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma है, लेकिन आप जरा देखिए आया कहाँ से? आपके पास फार्मूला है F = dp/dt। इससे बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। ये हो जाएगा mb और यहाँ पे dt, लीजिए m को बाहर कर दो, m बाहर हो जाएगा dv/dt। ओहो हो, m इंटू क्या हो जाएगा? ये किस फार्मूला से डिपेंड कर रहा है? निकल रहा है dp/dt से। और ऐसे भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसको रियल लॉ भी बोलते बच्चों। ए बॉल ऑफ मास सेम स्ट्राइक रिजिड वॉल विथ ए वेलोसिटी u एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से आ रहा है, सेम स्पीड बोल रहा है, ठीक है। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल। देखिए यहाँ पर एक वाल है, यहाँ पर एक वाल है, और ज़रा गौर से समझिएगा, यहाँ एक बॉल है, इसका मास सेम जा रहा है u स्पीड से, और टकराने के बाद वो बॉल लौट रहा है सेम स्पीड से, सेम स्पीड आनी u रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए क्या ले लेंगे? माइनस। अगर स्पीड की बात करें तो u, वेलोसिटी बात करें तो माइनस u, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो आपको निकालना पहले इनिशियल मोमेंटम, ये कितना होगा? mu, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? माइनस mu।
हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। तो लीजिए फाइनल हमारा कितना है माइनस एम यू, इनिशियल हमारा कितना है एम यू, तो ये कितना हो गया बोलो -2 mu। और जितना मोमेंटम में चेंज होता है वही कहलाता है क्या, इम्पल्स। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा -2 mu। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुब्रिकेशन इज यूज टू, भाई साहब हम लोग ग्रीस लगाते हैं, किसी जगह तेल लगाते हैं, उसके पीछे क्या करना है, फ्रिक्शन बढ़ाना है घटाना है, टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। ए फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। बहुत आसान क्वेश्चन है सब यार। यहाँ पर मान लेते हैं 1 kg का ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बोलता है एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बाई मास, तो 10/1 और यहाँ हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। काइनेटिक एनर्जी k है, मोमेंटम p है, रिलेशन होता है k बराबर p²/2m। तो कौन रिलेशन है, k बराबर p²/2m, 2m। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, अगर ये सही लिखा हो तो यही लिख लेना भाई, k बराबर p²/2m, यही रिलेशन होगा। यानी ऑप्शन यहाँ डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी ट्रिपल। अरे बाबू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब अचानक कहता है वेलोसिटी को ट्रिपल कर दे रहे हैं, मतलब जो रफ्तार उसका 3 गुना बढ़ा देंगे, तो मान लेते 1 मिनट के लिए काइनेटिक एनर्जी होगा ke डैश, तो हो जाएगा ½ m, और यहाँ जहाँ भी देख रहे थे वहाँ पर 3v हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो लीजिए ke डैश बराबर ½ m और यहाँ हो जाएगा 9v²। तो सीधा सीधी 9 आगे करो, तो हो जाएगा ½ mv², और इसकी नाम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। मतलब कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 ke हो जा रहा है, मतलब 9 टाइम्स बढ़ रहा है। सिविल ऑप्शन। हॉर्स पावर 1 HP, 1 HP का वैल्यू क्या होता है 746 वाट, बच्चा जानता है, ठीक है, यह प्रैक्टिकल यूनिट है पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट इज द यूनिट ऑफ फ्लोइंग, किसका यूनिट है, पहला नंबर जान लो, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 36 × 10⁵ जूल। आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, जो यूनिट उठता है वो किलोवाट आवर है। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, तो ये किसका यूनिट है भाई, यहाँ से पकड़ लो, 1 किलोवाट आवर में इतना जूल है, तो जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, इसलिए आपका आंसर हो गया एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, किसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप फॉर्मूला लगाते हैं mr², m को 0 कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा। यानी किसका एनालॉग है, मास का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके कारण होता है, मास के कारण, तो आंसर हो गया मास। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रड लोकेटेड। क्या बात है भाई, एगो रड है, इसका सेंटर मास कहाँ पर होता है। आप लोग कलम खड़ा करने के लिए बोले थे ना कि कलम रखो, कहाँ रखने से रुक जाएगा, तो भाई मिडिल पॉइंट पर इसका सेंटर मास होता है, यानी ये हमारा मिडिल पॉइंट, यहीं पर इसका CM साहब है। तो जवाब दे दीजिए, एट द, कहाँ पर है मिडिल, कहाँ लिखा, चलो मिडिल है बी में, मिड पॉइंट। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट डायमीटर। सॉलिड स्फीयर मतलब क्रिकेट बॉल, फुटबॉल नहीं, इसका रेडियस r है, मास m है। बच्चा जानता है, नहीं जानता तो जान लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I बराबर 2/5 mr²। फुटबॉल सॉलिड स्फीयर का एग्जाम्पल नहीं है, वो होलो स्फीयर है, अगर वो रहता तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। और होलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड स्फीयर, क्योंकि मास दूर में सिचुएटेड है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 2/5 mr²। ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा इधर उधर है, देख लीजिएगा, जो ऑप्शन है उसको मार लीजिएगा। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली। ये अर्थ है प्यारे बच्चों, हमेशा क्लास में इसको बताया जाता है, रनिंग क्लास में, ये इसका बाउंड्री फील्ड है। इसके वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ से किसी वस्तु को फेंकिए और इस ग्रेविटेशनल फील्ड को बाहर चला जाए, तो यानी पृथ्वी पर से किसी को विदा करना है ना, तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकना पड़ता है।
हर प्लानेट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन हर प्लानेट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अर्थ के लिए होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से अगर कम रफ्तार से फेंकिएगा तो क्या है, पृथ्वी के सरफेस से बाहर नहीं जा पाएगा और उसके फील्ड के अंदर रह जाएगा। तो आंसर होगा ये वाला। इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। केपलर्स के लॉ पर बात करता हूँ। केपलर्स के लॉ जो प्लानेट के मोशन संबंधित दिया है, ये होता है सेंटर और यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ पर होता है फोकस। ठीक है, तो हमेशा सन को फोकस पे माना जाता है। दोनों में से किसी फोकस पर मान करके केपलर साहब ने एक्सप्लेन किया है। तो कहाँ होता है, एट द फोकी, मतलब फोकस का प्लूरल है, फोकस पे रखा जाता है, सेंटर पे नहीं, फोकस पे। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली कितना। अर्थ पर अगर वेट mg है तो मून पर होता है mg/6। अर्थ पर अगर mg है तो मून पर होगा mg/6, 1/6 होता है, 1/6। यहाँ देखिए 25 में, फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अभी तक में से ही क्वेश्चन अच्छा है, बाकी सब लॉलीपॉप। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं कोई यहाँ प्लानेट है, इसके रेडियस r, सेंटर O, मास m, और इस ऑर्बिट में मान लेते हैं कुछ भी हाइट होगा उसको मतलब नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटीज घूम रहा है। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले जानिए, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है Gmm/r, इक्वेशन नंबर 1। आप निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये होता है हाफ m/v0 अब यहाँ पर देखिएगा ऐसे, ये हो जाएगा हाफ m/v0 की जगह पर ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट क्या होता है बोलिए, √gr होता है, इसका स्क्वायर कर दो। लीजिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m, रूट हट जाएगा तो हो जाएगा gr। और अब जरा देखिए इधर आप, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 1/2 m, g के जगह पर क्या होता है बताओ, Gm/r² I/r, r से कट जाएगा। तो लीजिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ G_M/r, और इसी का तो नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी PE, उसको नीचे ले आओ तो यहाँ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, 1/2। ये क्वेश्चन में थोड़ा दम है, ध्यान रखना, 1/2 अच्छा है, मतलब इस एग्ज़ाम में इसी तरह लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो थोड़ा सा बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट में, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। स्ट्रेस का फॉर्मूला ही होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, F/A। तो लीजिए स्ट्रेस हो गया। अब आइए अगला 27 में, सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच टू ए काउज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड। देखिए सब्सटेंस को 3 भागों में डिवाइड करता है, एक डक्टाइल होता है, दूसरा ब्रिटल होता है और एक इलास्टोमर होता है जिसमें रबड़ आता है। डक्टाइल उसको कहते हैं जिसको पीट पीट के लंबा कर सकते हैं, अन्य स्ट्रेन ज़्यादा होता है, खिंचाता ज़्यादा है, इलास्टिक लिमिट के बाहर जाने के बाद भी खिंचाता है। और ब्रिटल उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट से बाहर जाता है, टन्स पर टूट जाता है, यानी सीधा समझिए जो टन टूटेगा ब्रिटल, जो खिंचाएगा, जिसको खींच के आप आगे बढ़ा सकते हैं, वो डक्टाइल। तो डक्टाइल आपका हो गया यहाँ पर आंसर, जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप होता है। 1 पॉइज पहले जानिए ऐसे, 1 डेका पॉइज जिसको बोला था, ये पॉइजल के नाम पर रखा गया है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को डेका पॉइज बोलते हैं, और ये होता है 10 पॉइज। लेकिन आपसे उल्टा पूछा गया है, तो इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10, यहाँ हो जाएगा 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 पॉइज, और अब 1/10 को क्या लिखेंगे, 0.1, दैट विल बी आंसर। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन ए मोशन इज। देखो भाई ये फ्लूइड से क्वेश्चन पूछा गया है। अब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है -ηA dV/dx। अब यहाँ से क्वेश्चन उठा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, हालांकि वहाँ पर उसको विस्कस फोर्स बोला जाता है, फ्लूइड्स के अंदर में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखिए प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी 2 लेयर अगर चल रहा है
तो दोनों लेयर के बीच में जो एरिया है और यहाँ जो फोर्स लगता है विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जो लिक्विड गाढ़ा रहता है वहाँ पर विस्कस फोर्स ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं आपको बोले केरोसिन तेल में और मोबिल में कहाँ विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा, तो मोबिल में होगा। नेक्स्ट क्या बोले, 27 का, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है उससे क्या। ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप्स, एक पानी का बूंद है, इसको 2 बूंद में जोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। द सम ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ द 2 ड्रॉप्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द सिंगल वन। देखो भाई, बिग ड्रॉप का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, यानी वॉल्यूम सेम रहता है, सीधा समझिए। बाकी सारे चीज़ चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, सरफेस एरिया चेंज होगा, सरफेस एनर्जी चेंज होगा, वॉल्यूम सेम रहता है। अब आइए 31 में, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए पानी का जो बिहेवियर है ना, एनामोलस है, डिफरेंट टाइप का बिहेवियर है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, और 4 डिग्री पर ही इसकी डेंसिटी पाया गया था। डेंसिटी ऑफ वाटर का 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये है वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी। 4 डिग्री पर ही वैल्यू पाया गया, 4 से ऊपर जाकर डेंसिटी घट जाएगा। आनी कहता है 0 से 4 डिग्री तक में वाटर का डेंसिटी क्या होगा, तो जवाब देंगे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन, द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज। परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं, जिस पर आने वाला हीट को 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब 100% एब्जॉर्ब करेगा तो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर 100% होगा, यानी 1 होगा। एब्जॉर्प्टिव पावर निकालना रहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट, तो सॉरी एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट। तो जितना आ रहा सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो यानी Q और Q बराबर हो जाएगा, कट के आ जाएगा 1, यानी इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 1। अगर इसके लिए बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होगा, तो 0, रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, इसलिए गर्मी दिन में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट वन, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में। तो जवाब आपका हो गया टेम्परेचर। अच्छा, अगर बोलेगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या लिमिटेशन है, तो हीट के बारे में नहीं बताता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है। यहाँ पर देखिए ऐसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहाँ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बताता है एनर्जी के बारे में। और सेकेंड लॉ जो है बताता है हीट के डायरेक्शन के बारे में। और थर्ड लॉ बताता है कि मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है। फिलहाल इसका जवाब ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ये है R का SI यूनिट। इन मोनोटोमिक गैस मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले देखिएगा ट्रिक सिखा देता हूँ। MDT 356 होता है और MDT 357 होता है। M से हुआ मोनो, D से हुआ डाई, T से हुआ ट्राई। मोनो का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ट्राई का 6, मोनो का 3, डाई का 5, ट्राई का 7। अब रहा सवाल ये कब अप्लाई होगा, 6 और 7 डिफरेंट है। ये अब देखो, ये ऑड 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 एक जैसा है, ऑड ऑड ऑड, ये अप्लाई होता है लीनियर अरेंजमेंट में, यानी मॉलिक्यूल का जब अरेंजमेंट ट्राइटोमिक गैस में लीनियर रखा जाता है, ऐसे 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 रखा जाता है तो 7 होता है, और अगर नॉन लीनियर रखा जाता है ऐसे ऐसे तो 6 होता है। फिलहाल आपको सिर्फ पूछा गया था मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जवाब होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दैट कंप्लीट 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पर पेंडुलम बना रहा हूँ, ये पेंडुलम है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक ऑसिलेशन करने में लगा समय। अच्छा, एक ऑसिलेशन जरा सीखो तो, ओ से गया ए, फिर ए से आया ओ, हाफ ऑसिलेशन, ओ से गया बी, फिर बी से आया ओ, एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो समय लगेगा उसका नाम होगा टाइम पीरियड। तो आप बताओ 10 ऑसिलेशन को पूरा करने में लगता है 20 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना लगेगा, 20/10, आने कितना 2 सेकेंड, तो आपका आंसर हुआ 2 सेकेंड। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या बात करता है, हर्ट्ज होता है पर सेकेंड, इसी को हर्ट्ज बोला जाता है, SZ।
अब आइए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ध्यान से सुनो भाई, बड़ी सुंदर है। साउंड वेव ट्रांसवर्स भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, लेकिन लाइट वेव सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर लाइट इधर चल रहा है तो पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा। ये लाइट में ऑप्टिक्स में पढ़ने का मौका मिलेगा आपको 12th क्लास में। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, तो ट्रांसवर्स ही हो गया, लाइट वेव हो गया आपका। अब ये लास्ट क्वेश्चन था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन वेव इज कॉल्ड। दो तरह समझिएगा, दो तरह समझिए। पहले वेव से समझिए, ये देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और अगर सिंपल हार्मोनिक से समझिएगा, यहाँ देखिएगा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही कम टाइम में हम आपको 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि 40 अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। हालांकि झारखंड बोर्ड का जस्ट फॉर्मेलिटी है, ये जान लीजिए, क्योंकि अगर रियल एग्ज़ाम लेना रहता तो बहुत ही पहले लेता, जो टाइम पीरियड होता है एग्ज़ाम का। लेकिन फिर भी आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच।